हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को शुरुआत की थी, जहां पे हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे थे। तो 3 लेक्चर्स 3 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों ने इंडियन जो सिपाही रिवॉल्ट था 1857 का, उसको कवर किया, ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर किए। तो आज मेरा जो है लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स ऑफ नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स दोस्तों। जी हाँ, द मेजर मूवमेंट्स दैट अकर अमॉन्ग द नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हर सब कुछ कवर कर दिया है। आप हमारे यूपीएससी जो ईपीएफओ की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और ये 100% सिलेबस कवरेज के साथ रहेगा और कंप्लीट फ्री कोर्स है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक वीडियो पेड रहे, फ्री रहेगा, सारे पेड रहेंगे। नो, कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हम स्पीडी करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, एडुटेरिया को भी कवर करेंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे चैनल के, जो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं। द मेजर मूवमेंट्स दैट अकर अमॉन्ग द नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स और मेनली कन्फाइंड टू, कहाँ पे था दोस्तों? सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिला, वेस्ट सेंट्रल इंडिया, आंध्रा दोस्तों। और बिकॉज जो ट्राइब्स जो थे साउथ के टाइम पे, वो बहुत ही प्रिम्यूटिव थे और बहुत ही स्मॉल इन नंबर थे दोस्तों। एंड दे आर आइसोलेटेड टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट्स। वो उतना, साउथ के जो ट्राइब्स थे वो उतना पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे, राइट। सो बहुत ही आइसोलेट रहा करते थे। एंड दे तो उतना सोशलाइज नहीं थे दोस्तों, जो आंध्रा के जो ट्राइब्स थे वहाँ पे। इंस्पाइट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन रिजल्ट इन डिसकंटेंट अमॉन्ग द ट्राइब्स। जो पार्टिसिपेट किया करते थे मूवमेंट्स में, वो खोंड था, सवारा था, संथल, मुंडा, ओरियान, खोया, खोल, गोंड एंड भिल दोस्तों। ये ज़्यादातर आपको उड़ीसा के ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो उस साइड के जो ट्राइब्स थे, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट सेंट्रल इंडिया के लोग जो है, वहाँ के ट्राइब्स ज़्यादातर पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों इन दिस मूवमेंट्स में। चलिए, ये जो मूवमेंट्स थे वो फेज़ बाय फेज़ हुए हैं। मैं सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट फेज़ था, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़। तो 3 फेज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे कौन से फर्स्ट फेज़ के अंडर हुआ था, सेकेंड फेज़ कौन सा ट्राइब पार्टिसिपेट किया, और थर्ड फेज़ में कौन सा ट्राइब पार्टिसिपेट किया था। तो अभी जो है हमारा वो फर्स्ट फेज़ है दोस्तों। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियास अपराइजिंग हुआ था। ओके, सो पहाड़ियास जो है एक मैरिटियल ट्राइब है, ऑक्युपाइंग द राजमहल हिल्स। सो वेज ए लॉन्ग एंड ब्लडी स्ट्रगल फ्रॉम 1778 से ये लोग लड़ रहे थे दोस्तों, अंडर देयर सरदार, टू रेसिस्ट एनक्रोचमेंट ऑन देयर टेरिटरीज। ओके, तो उनकी लैंड को जो है इलीगली ऑक्युपाई किया करते थे ब्रिटिश लोग। तो 1778 से इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी, ओके, फॉर टू स्टॉप द एनक्रोचमेंट ऑन देयर टेरिटरी। द ब्रिटिश वर कंपेल्ड टू मेक पीस विद देम एंड डिक्लेयर इट ए दमनी कोल एरिया दोस्तों। ओके, तो इनके बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, लड़ने के बाद, सो ब्रिटिशर्स ने फाइनली उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया एंड दे हैव डिक्लेयर इट दमनी कोल एरिया। उसके बाद आता है खोंड अपराइजिंग। ओके, तो खोंड लिव्ड इन वास्ट हिल ट्रैक्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल दोस्तों। याद रख लीजिए, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जो कि हिल ट्रैक्ट जो होता है। ओके, यहाँ पे अगर तमिलनाडु है तो वेस्ट बंगाल। तो इसके दौरान जो इन बिटवीन जो हिल ट्रैक्ट्स है, वहाँ पे खोंड अपराइजिंग होती थी। खोन ट्राइब थी इन वर्चुअल इंडिपेंडेंस ड्यू टू माउंटेनियस टेरेन। अपराइजिंग फ्रॉम 1837 टू 1856 वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन विच द ट्राइबल्स ऑफ घुमसार, चाइना की मेधी, कालाहंडी एंड पटना एक्टिवली पार्टिसिपेटेड दोस्तों। ओके, सो ये जो रेबिलियन थे, ये जो रेबल्स हो रहे थे, वो 1837 से लेकर 1856 तक जो अपराइजिंग हुए थे ना, उसमें खोंडी नहीं बल्कि दूसरे जो ट्राइबल्स थे, घुमसार, कालाहंडी, पटना के ट्राइब लोग, ये सारे मिलकर इनके खिलाफ लड़ा करते थे। ओके, सो द मूवमेंट वॉज लेड बाय चक्रा बिसॉय इन द नेम ऑफ यंग राजा। याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो खोंड अपराइजिंग को किसने लीड किया था दोस्तों? चक्रा बिसॉय। The main issue was the attempt by the government to suppress human sacrifice, introduction of new taxes by the British, and the influx of zamindar and sahukars into their area. So, which was causing
ट्राइबल्स अनटोल्ड मिजरी दोस्तों। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने जो है कई तरह के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एंड ज़मींदार्स को, साहूकार्स को लगा दिया गया था ताकि इनसे टैक्स कलेक्ट कर पाएँ। उनके जो रिसोर्सेस हैं उस पर जो है कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इनके खिलाफ ये मूवमेंट शुरुआत हुई थी, खोंड अपराइजिंग, और इनको जो लेड कर रहे थे इनका नाम है चक्रा बिसा इन द नेम ऑफ यंग राजा दोस्तों। याद है, समझ में आ गया आपको? खोंड अपराइजिंग कहाँ पे होते थे? वो हिल ट्रैक्स में होते थे, स्ट्रेचिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल। ओके, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा करते थे दोस्तों। देर अपराइजिंग फ्रॉम 1837 टू 1856 तक। उसके बाद आता है कोल एंड हो अपराइजिंग दोस्तों। सो ये छोटा नागपुर के जो प्लाटू में आते हैं वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनका ये अपराइजिंग है, जिसको कोलेरियन ट्राइब कहा जाता है, जो कि बहुत ही चीफ्टन्स के द्वारा इनको रूल किया जाता था। राजा, छोटे मोटे राजस होते थे वहाँ पे, एंड रिसेंटेड द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन देयर टेरिटरी। द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ Singham was much resented by Raja Parhat. So his subject and host zealously guarded the frontiers and don't allow official to enter into the territory. It was only in 1827 after many villages को जलाया गया and large number of hosts को मारा गया था दोस्तों। Okay, and they submitted to the Britishers. तो जैसे ब्रिटिशर्स ने बार बार क्यों सिंघम बोल रहा हूँ मैं सिंघम जो है एक एरिया है, वॉज मच रिसेंटेड बाय द राजा परहट। तो यहाँ पे जो है किसी को एंट्री नहीं दी जा रही थी उनके टेरिटरी में, और कई सारे विलेजेस को जला दिया गया था दोस्तों, कई सारे होस्ट को मार दिया गया था। तो इसीलिए कोलेरियन जो ट्राइब थी वहाँ पे छोटा नागपुर की, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करी और अपराइजिंग शुरू हो गया था दोस्तों। ओके, द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर ब्रोक आउट इन रिवोल्ट इन 1831, और होस्ट भी जो है इनको ज्वाइन कर लिया था। द अपराइजिंग वॉज कॉज बाय न्यू पॉलिसी ऑफ फॉर्मिंग रेवेन्यू टू आउटसाइडर, इंट्रोडक्शन ऑफ बंगालीज इन टू देयर कंट्री। The rebellion soon spread over a considerable area including रांची, हजीराबाग, पलामू, मनभम, यहाँ पे सब फैलता गया था दोस्तों ये सारा कुछ। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट फेज का संथल रेबिलियन। तो संथल रेबिलियन ऑफ 1855 to 56 were marked by some of the worst feature of elemental tribal passion and open denunciation of British rule दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे संथल रेबिलियन आई थिंक बहुत ही फेमस रेबिलियन है, इन कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। सो ये रेबिलियन किस चीज़ों को कवर करता है? बिरभम हो गया, ओके, सिंघभम हो गया, बंकुरा हो गया, हजारीबाग, बगलपुर, मोंगेर इन बंगाल और उड़ीसा, और बिहार के जो मेन ट्राइब्स हैं वहाँ के लोग पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। एंड द मेन जो रीज़न था, उनकी जो इकोनॉमिक जो इश्यूज थे वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे दोस्तों, उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड फेज, खारवार अपराइजिंग। द क्रशिंग ऑफ संथल रेबिलियन वॉज फॉलोड बाय खारवा अपराइजिंग दोस्तों, which preached monotheism and internal reform at first but had begun to turn into a campaign against revenue settlement just before it was suppressed। ठीक है, सो खारवा जैसे ही संथल रेबिलियन को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था किसी तरह से, उसके बाद खारवार अपराइजिंग आता है। तो खारवार अपराइजिंग मकसद यही था कि वहाँ पे जो है रेवेन्यू सेटलमेंट के जो प्रॉब्लम इशू को लेकर ये लोग अपराइजिंग कर रहे थे दोस्तों। तो वहाँ पे मोनोथिज्म को प्रीच किया जा रहा था एंड इंटरनल रिफॉर्म एट फर्स्ट बट दे हैड टर्न इनटू ए कैंपेन अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट। उसके बाद कोंडा दोरा अपराइजिंग। दिस फेज सॉ द बर्थ ऑफ मेनी charismatic लीडर्स, rebellious prophets claiming magical powers। Okay, the Konda Doras of Dabur in Visakhapatnam ages in 1900 followed Khurram Malia, who claimed to be avatar of Pandavas and promised that he would be a magic turn the tribal bamboos into guns। ये बहुत ही फेमस वाक़या है कि बोलते ना सुपरस्टिशियस बिलीफ थी इन ट्राइब्स को, खोंडा दारा इनको कहा जाता था। तो ये लोग मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो हम लकड़ियों से लड़ेंगे दोस्तों, बैम्बूस, और इस बैम्बूस को वो लोग मैजिक से गन्स में बदल देंगे। एंड द गवर्नमेंट वेपन्स इनटू वाटर, देन ही वुड ड्राइव आउट द इंग्लिश एंड रूल हिमसेल्फ। द पॉलिसी शॉट 11 ऑफ द रेबल्स, और 2 लोगों को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। मतलब होता है ना, ट्राइबल पीपल के बीच में वो लोग अंधविश्वास बहुत ज़्यादा करते थे उस टाइम पे, तो इनके वजह से उनको हार महसूस हुई। तो उनका ये मानना था कि खोरा माल्या उनके जो लीडर थे वो क्लेम करते थे कि ही इज़ एन अवतार ऑफ पांडवस एंड ड्यू टू मैजिक टर्न्स द बैम्बूस विल टर्न इनटू गन्स, एंड जो अपोजिट टीम के होते हैं गन्स इनटू वाटर। इट्स नॉट द ट्रू, राइट। सो नेक्स्ट आता है नईखाड़ा मूवमेंट दोस्तों। नईखाड़ा फॉरेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात सिमिलरली लॉन्च मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर एंड caste Hindus with religious fervor and attacked police station in 1868 in a bid to establish Dharmaraj under the charismatic leaders। ओके, सो नईखाड़ा मूवमेंट ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? MP एंड गुजरात में देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, लॉन्च मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर एंड जो
कैस्ट हिंदूज थे विच रिलीजियस फर्वर अटैक पुलिस स्टेशन को ही अटैक कर दिया था उन्होंने 1868 में, राइट, टू एस्टैब्लिश धर्मराज अंडर देयर charismatic लीडर्स. उसके बाद आता है भिल अपराइजिंग. सो स्लाइटली लेटर इन सदर्न राजस्थान द भिल्स ऑफ बंसवाड़ा, सुंत एंड डूंगरपुर स्टेट्स वर स्ट्रीट टू एक्शन बाय रिफॉर्म मूवमेंट अंडर गोविंद गुरु. तो इनके जो भिल अपराइजिंग के जो कौन लीडर थे, ओके, लीडर इंपॉर्टेंट है, लीडर के नाम याद रख लीजिए. इनका नाम है गोविंद गुरु दोस्तों. ओके, तो आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है. यहाँ पे सारे लीडर्स के नाम दे देगा और यहाँ पे जो अपराइजिंग्स हैं उनके नाम दे देगा, तो आपको लीडर मैच करना पड़ेगा. ओके, हु वाज बाली और बॉन्डेड लेबर. बाय 1930 he developed into a bid to set up Bhilraj. 4,000 bills assembled on Mangad Hill and Britishers were able to disperse them only after a considerable resistance in which 12 ट्राइबल्स को मारे गए दोस्तों. 900 वर टेकन प्रिजनर्स. ओके, तो देखिए ब्रिटिश को जीतने का कारण क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश हर बार जो है हर अपराइजिंग को दबा दिया करता था या फिर लोगों को मार दिया जाता था दोस्तों. तो मेन मकसद ये है दोस्तों कि यहाँ पे पहली बात देखें तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट थी. उनके जो गन्स थे वो डायरेक्टली फॉरेन से एक्सपोर्ट किए जाते थे. और हमारे पास जो है पहली बात अगर देखें तो यूनिटी नहीं थी. सिर्फ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट सेंट्रल इंडिया ही लड़ रहा था. साउथ इंडिया तो कम्प्लीटली सो गया था दोस्तों उस टाइम पे. आपने कहीं पे भी उठा के देख लीजिए आप, कोई साउथ इंडिया का उतना एक्शन में नहीं दिखता है जितना नॉर्थ और सेंट्रल में दिखता है. सो लेटर जब बड़े बड़े लीडर्स आए, जब आईएनसी फॉर्म हुआ, गांधी जी आए, जवाहरलाल नेहरू, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, तब हमको ज़्यादातर सदर्न इंडिया का पार्टिसिपेशन भी दिखता है. ओके, तो यहाँ पे दूसरा रीज़न है यूनिटी दोस्तों. हम लोगों के पास यूनिटी नहीं थी. कई लोग जो है डर रहे थे अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ चले जाएंगे तो उनके प्रॉपर्टीज़ पे कहीं कब्जा ना कर ले, उनको कहीं जो है अटैक करके मार दिया ना जाए. इस तरह का खौफ भी रहा करता था लोगों के दिल में. तो इसलिए कई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. तो इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स इजीली सारे अपराइजिंग को, सारे रेबिलियन को सप्रेस करता रहा. राइट, उसके बाद आता है बुयान एंड जुआंग अपराइजिंग. दिस अपराइजिंग टुक प्लेस इन क्योंझर उड़ीसा में एंड द फर्स्ट वाज लेड बाय रत्ना नायक. द मेन पार्टिसिपेंट बुआन्स थे हु वर लेटर जॉइन कल्स एंड जॉन. सो द मेन कॉज इज नथिंग बट दे हर्ट द प्राइड ऑफ बुयान्स दोस्तों. इनकी इज्जत के ऊपर सवाल उठाए गए. हु हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्योंझर. द प्रेजेंस ऑफ देयर सरदार वाज एसेंशियल एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन दोस्तों. समझ गए. So the main cause is nothing but they were hurt. The Britishers have hurt their pride of Buyans who held important position in the administration of Kyunjar. तो इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था. उसके बाद आता है बस्तर अपराइजिंग. इन 1910 द ब्रिटिश ट्रूप सप्रेस एन अपराइजिंग इन जगदलपुर रीजन अगेंस्ट राजा ऑफ बस्तर दोस्तों. ओके, दो पार्टली प्रोवोक बाय सेसेशन एंड डिस्प्यूट द मेन कॉजेज वॉज रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट रेगुलेशन एंड फ्यूडल डिवाइड्स. ओके, सो बस्तर रीजन जो है ये ये अपराइजिंग हुई थी दोस्तों ऑन द जगदलपुर रीजन अगेंस्ट द राजा ऑफ बस्तर. मेन मकसद यही था कि यहाँ पे फॉरेस्ट रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया था एंड इनके ऊपर कई तरह के लिवाई, कई तरह के टैक्सेस लगा दिए गए थे दोस्तों. इसीलिए बस्तर अपराइजिंग हुआ था. उसके बाद आता है कोया रेबिलियन जो कि 1879 से लेकर 1880 तक इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड आल्सो अफेक्टेड सम पोर्शन ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दोस्तों. कहाँ पे हुआ था कोया रेबिलियन? जो कि ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट जो प्रेजेंट अभी आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में, और कहीं ना कहीं हमको मलकानगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का वहाँ पे भी देखने को मिला है. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप याद रख लीजिए. नेक्स्ट आता है हमारा मुंडा अपराइजिंग. द उलगुलन ऑफ बिरसा मुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर हैं दोस्तों बिरसा मुंडा. इन द रीजन साउथ ऑफ रांची इन 1899 to 1900 इज बेस्ट नोन एज ट्राइबल रेबिलियन ऑफ दिस पीरियड. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Mundari agrarian system into communal feudal zamindari or individual tenures was key to agrarian disorders that climax in the religious political movements of बिरसा दोस्तों. यहाँ पे बहुत सारे फ्यूडल जमींदार और इंडिविजुअल टेन्यूर्स के ऊपर ये हमला किया था दोस्तों ड्यू टू द चेंजेस इन द एग्रीकल्चर पॉलिसीज, ड्यू टू द चेंजेस इन द अग्रेरियन सिस्टम. सो फाइन जो है सेकेंड फेज का जो लास्ट है वो खोंड अपराइजिंग है दोस्तों. हैज़ 20th century advanced certain proto-nationalist appeals could be discerned in the anti-imperialist content of some tribal movements. खोंड अपराइजिंग हुआ था दोस्तों और वहाँ पे कई सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे बिकॉज द प्रोटो नेशनलिस्ट किया बोला जाता था एंड देवर एंटी इम्पीरियलिस्ट कंटेंट ऑफ सम ट्राइबल मूवमेंट्स. ओके, सो दिस आर द फ्यू ट्राइबल मूवमेंट जो मैंने आपको बताया. फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको थर्ड फेज़ भी कवर कर दूंगा. ओके, और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. थैंक यू सो मच.